गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज़ गौरव सिंह झाला, फैकल्टी सोशल साइंस। और आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज़ में लेकर जा रहे हैं हमारा चित परिचित जाना माना जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया की जब भी बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, हमारे विजन में आती है कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो फ्रीडम स्ट्रगल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, या जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की हम जितनी भी बात करते हैं कि जो हमारे गांधी जी का एक एरा निकला, फिर उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी एक एरा निकला चंद्रगुप्त भगत सिंह, फिर हमारा सेल्फ रिलायंस का एक एरा निकला जिसमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हुआ 1920 से 30 के बाद, और टिल द एज टाइम ऑफ 1947 जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, ये जो सीक्वेंस ऑफ मोमेंट और इवेंट्स हुए, इन इवेंट्स को हम एक टाइम पीरियड में बाउंड कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 1900 टू 47, यानी कि लगभग 47 ईयर्स 50 ईयर्स का जो एक टाइम पीरियड है, उस कॉमन टाइम पीरियड को हम यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की इस चैप्टर में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं, ऑल्दो इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के साथ देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए गए हैं जिनके बारे में, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो रोल है या जिनके बारे में हम बोल सकते हैं जो योगदान, जो कंट्रीब्यूशन इन टॉपिक का रहा है, इन इवेंट्स का रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर जाता है। तो बिना टाइम गवाए इसको हम एक बहुत ही छोटे से ब्रीफ में समझते हैं कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके दो फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ में हम गांधीयन एरा या गांधी जी का जो अवतरण हुआ है भारतीय एज अ फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, या गांधी जी का जब इवॉल्वमेंट हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में, एक वो फेज़। दूसरा वो फेज़ जिसमें गांधी जी के आने के बाद इंडिया में अलग अलग मूवमेंट्स, आंदोलन या अलग अलग सत्याग्रह छेड़े गए। सत्याग्रह जो वर्ड मैंने बोला, सत्या के लिए आग्रह, ये एक मेथड ऑफ रेजिस्टेंस गांधी जी का रहा है स्टिल फ्रॉम द एज ऑफ साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में इंडियंस की डिमांड्स, इंडियन के राइट्स की बात कर रहे थे, या साउथ अफ्रीका में जब वो काम कर रहे थे माइनिंग साइट्स पे, जहां उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा, रंग भेद की नीति देखी, अपार्थेड जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जो नस्ल भेद की जो एक सिस्टम साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कर रही थी, ब्लैक वाइट एंड मिक्स्ड कलर के लोगों के साथ, वहाँ से सत्याग्रह उनका शुरू हुआ। और इन दी एज ऑफ 18th सेंचुरी, जो लास्ट 18th सेंचुरी के ईयर्स थे 1890-95, जब तक कि 1915 में गांधी जी भारत नहीं आ गए थे और एक्टिव पॉलिटिक्स में वो कभी इन्वॉल्व नहीं रहे, पॉलिटिक्स का पार्ट कभी नहीं बने, वो सेल्फ सत्याग्रह या सेल्फ रेजिस्टेंस के माध्यम से ही उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को आगे चलाया। क्योंकि वो एक जाना माना नाम बन चुके थे साउथ अफ्रीका में उनके फ्रीडम मूवमेंट्स को लेकर, इंडियंस का उनके ऊपर कंट्रीब्यूशन या इंडिया के लोगों का उनके प्रति जो एक सम्मान था या जो उनका एक रोल था वो बहुत ही बढ़ता गया। तो कैसे गांधी जी के आने के बाद पूरा मूवमेंट चेंज हुआ, नेशनलिज्म इंडिया क्लास 10th में वहीं से शुरू होता है, 1915 से शुरू होता है। 19th सेंचुरी में जो दो बड़े इवेंट हुए थे, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट 10th ईयर, दैट इज बंगाल का जो विभाजन किया था, और जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी में की। दो बड़े रीजन्स बनाए गए बंगाल प्रेसिडेंसी में से, एक ईस्ट बंगाल जिसको हम आज के बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, और एक वेस्ट बंगाल जो आज भी हमारा एक स्टेट है। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन के बाद 1907 के बाद इंडियन पॉलिटिकल एरेना पूरा बिखरा हुआ था। 1907 में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर दो खेमे बन गए थे। ये जो दो खेमे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसकी वजह से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पूरी तरीके से, जो हम बात करें, एक तरीके से अलग थलग पड़ गया था। आईएनसी के अंदर दो बड़े खेमे बन गए थे, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसके एक ग्रुप को हम मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं और एक ग्रुप को हम जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम से। ठीक है, मैं क्यों इतना पीछे से इस चैप्टर को उठा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में गांधी जी के रोल को एक्सप्लेन करता है। मॉडरेट्स वो लीडर जो सीनियर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के थ्रू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को चाहते थे कि संविधान के थ्रू पार्टिसिपेट किया जाए, इलेक्शंस लड़े जाएं और ब्रिटिशर्स के साथ पार्लियामेंट में बैठकर ब्रिटिशर्स को रजिस्ट किया जाए, जो कि लॉजिकली सही नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल पावरफुल तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ही थी जो इनडायरेक्टली इंडिया को रूल कर रही थी। वहीं बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट वो लीडर जो रेशियल मेथड से, जो बहुत ही उग्र मेथड से रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज बनाकर, आंदोलन क्रांतिकारी गतिविधियां चलाकर, ब्रिटिशर्स को मारकर, उनके लीडर्स को मारकर,
हाई पोजीशंस के गवर्नर्स को मारकर भारत को आज़ादी की राह दिखाना चाहते थे। तो वो लीडर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाइक सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर सकते हैं, हाँ, हम भगत सिंह की बात कर सकते हैं, जो डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, बट एक्सट्रीमिस्ट मतलब अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वो जो भारत की आज़ादी तुरंत चाहते थे विद एनी कॉस्ट। ठीक है, तो 1907 के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है एक तरीके से अलग थलग पड़ गया था, और अंटिल द एज ऑफ गांधी जी 1915 तक जब भारत में गांधी जी का आगमन हुआ 1915 में, गांधी जी ने आते ही 3 बड़े सत्याग्रह मूवमेंट किए नॉन वायलेंस मेथड के। इन तीनों पर क्वेश्चन आता है, उसी में हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर 1919 नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू द न्यू एरियाज इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स। गांधी जी के आने के बाद लगभग समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, भारतीय नेशनल फ्रीडम के मूवमेंट से जुड़ना शुरू होता है, उनकी एक व्यक्तित्व की वजह से, उनके जो रेजिस्टेंस का इतिहास रहा है उसकी वजह से। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हम बात करते हैं 1914 से 1919 तक का जो एक पीरियड है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ये देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की जो एक जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में वो कम हो जा रही थी, और धीरे धीरे ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को, अपनी जो गुलाम देश जिसको हम कह सकते हैं, जो कॉलोनीज जो बनाई थी उसने, इंडिया जैसे कॉलोनी था, उसको फ्री करने के धीरे धीरे वो रोल में आ रहे थे। ठीक है, देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में ह्यूज इंक्रीज हुआ, और ये जो डिफेंस में इंक्रीज हुआ, इस डिफेंस के इंक्रीज की वजह से ही लगभग हर इंपीरियल कंट्री, इंपीरियल मतलब लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जिन्होंने बहुत सारे रीजन्स कैप्चर किए हुए थे, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सॉर्ट ऑफ, उसके अंदर इन चीज़ों को देखते हुए टैक्सेस इंक्रीज किए, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज किए, एंड रेज द इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। भारतीयों पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खर्चे को निकालने की शुरुआत की गई, यानी जो खर्चा उन्होंने वॉर में, जो लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, उसका खर्चा कहाँ से निकाल रहे थे, वो इंडियन से उस खर्चे को निकाला जा रहा था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। वर्ल्ड वॉर में जो बहुत बड़ी जनहानि हो रही थी, जो ह्यूमन लाइफ वेस्ट जो खत्म हो रही थी, ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिश हम गुलाम थे, इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था आर्मी में, और भारतीय युवाओं को वहाँ ले जाया जा रहा था। जो डेथ रेट का जो रेशियो है, इंडियन जो पर्टिकुलर इंडियन जो व्यक्ति था उसका बढ़ता जा रहा था, वॉर में खत्म होते जा रहे थे हमारे युवा वर्ग। फोर्स रिक्रूटमेंट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। तो धीरे धीरे जो एक बिल्डअप हो रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट टेंशन, उसको एक सही लीडर की जरूरत थी जो गांधी जी के रूप में मिला। देन देयर वाज एन इन्फ्लुएंजा, एक एपिडेमिक फैली, एक महामारी उस समय फैली, हैजा जो एक रोग है वो फैला, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, जिससे लगभग 12 से 13 मिलियन, यानी लगभग यहाँ मिलियन बोला जा रहा है, 12 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लगभग 1 से 1.5 जो हम बात करें लगभग 10 लाख के, अगर आप देखोगे तो 12 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मृत्यु पूरे भारत में उस समय इस बीमारी से हो गई, क्योंकि तब वैक्सीन या दवाई का, अभी तो कोविड चल रहा है तो हर चीज़ का इवैल्यूएशन बहुत फास्ट है, साइंटिफिक मेजरमेंट बहुत फास्ट है, तब नहीं था। एंड पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड बी आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ, लोगों को ये पता नहीं था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आने वाला है, और इंडियंस को लगा था कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स हमें छोड़ दें, बट ऐसा जनरली नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एंड देन व्हाट इज सत्याग्रह, विच एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी विदाउट वायलेंट मेथड से आप अपनी बात रखें, आप प्रैक्टिस करें, आप आंदोलन करें, बट वायलेंट मेथड्स को ना अपनाएं और उसको ही स्ट्रेंथ बनाएं। It suggested that if the cause was true and if the struggle was against the injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor, और अपने बात, अपनी डिमांड, अपनी चीज़ों को रखने के लिए आप नॉन वायलेंट मेथड को ही यूज़ करें। तो सत्याग्रह बेसिकली नॉन वायलेंट मेथड इन विच यू कैन कन्वे योर मैसेज ऑफ योर राइट विद दी नॉन वायलेंट मेथड, विद द सेल्फ रिलायंस मेथड. This could be done by appending the conscience of oppressor. People, including the oppressors, had to persuade it to see the truth inside the being force and accept the truth through the violence, use of violence. So Mahatma Gandhi basically believed that this dharma, the dharma of non-violence, which is satyagrah, could unite all Indians. क्योंकि आप पावरफुल को अगर पावर से रेजिस्ट करना चाहते हो तो आप इक्विवेलेंट पावरफुल होने चाहिए, जो हमारी इस वक्त स्थिति नहीं थी. तो सत्याग्रह वॉज द मेथड ऑफ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रैक्टिस टू वांट योर राइट, और अपनी जो अधिकार है उनकी लड़ाई के लिए ये बात की जा रही है. ठीक है, तो सबसे पहले भारत में जो गांधी जी का आगमन हुआ वो हुआ द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से, वेयर ही वाज प्री लेड इंडियंस इन अ नॉन वायलेंट मेथड, जहां वो एक बार कर चुके थे इसका प्रैक्टिस, और नॉन वायलेंट मेथड्स की वजह से वहां पर साउथ अफ्रीकन सरकार से वो
एक लड़ाई जीत चुके थे इंडियंस के राइट्स की, तो उन्हें इस पैटर्न पे, सत्याग्रह के मेथड पे बहुत ज़्यादा बिलीफ था। देन ही इमर्ज एज एन इंटरनेशनल लीडर, और इसी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को रजिस्ट करके एक इंटरनेशनल लीडर की छवि, एक राइट्स की छवि, एक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई की छवि उनकी बन चुकी थी। सबसे पहले बिहार, चंपारण वो गए, इंडिगो रिवोल्ट, नील की खेती के अंदर जो फोर्सफुली मेथड यूज किया था ब्रिटिशर्स ने, कि ना चाहते हुए भी किसान को, बिहार के किसान में या बिहार में चंपारण में लोगों को नील की खेती सिर्फ इसलिए करवाना क्योंकि नील की डिमांड यूरोपियन मार्केट में कपड़ा रंगने की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा थी, और नील का जो रंग भारत में पैदा होता था, नील का जो पौधा है जो भारत में पैदा होता था, इसके रिच कलर की वजह से इसकी यूरोपियन मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। तो फोर्सफुली किसानों को उस जगह पर काम कराना, उसी खेती पर बार बार बंधुआ मजदूरी कराना, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर कराना और किसी और फसल को प्रमोट ना करना। तो जो डिमांड्स थी बिहार में, चंपारण में किसानों की, उनको ऑप्रेस किया जा रहा था। और सबसे पहला जो सत्याग्रह 1916 में, बेसिकली ये ईयर जो है 1916 है चंपारण का, और उसके बाद भी हम 2 मूवमेंट और देखेंगे। तो 1916 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो शुरू किया आते ही, वो था चंपारण बिहार में। राजकुमार शुक्ला जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हें बुलाया था और अपने इस मूवमेंट के साथ गांधी जी को जोड़ा, ठीक है। एंड कंसिडर्ड है हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट वाज द फार्मर्स अपराइजिंग, पहला किसान मूवमेंट जो चंपारण में बिहार के अंदर गांधी जी ने शुरू किया और सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स को अपोज किया, और ब्रिटिशर्स ने वहां गांधी जी की बहुत सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया और किसानों को कुछ राइट्स दिए गए। तो पहला इंसिडेंस तो ये हो गया। जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा है भारत में, तो चंपारण 1916 इसको हम कर सकते हैं, एनटीएससी के लिए हो या बोर्ड के लिए हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन खेड़ा, गुजरात के एक गांव में, खेड़ा में 1918 में गांधी जी गए किसानों की डिमांड के लिए। खेड़ा में जो टैक्सेशन लगाया जा रहा था किसानों के ऊपर, इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात द ब्रिटिश राज वॉज द सत्याग्रह। सत्याग्रह मूवमेंट इज अ मेजर रिवोल्ट एंड वॉज द थर्ड सत्याग्रह जो इसी तरीके का मूवमेंट था। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स, जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की वेजेस की डिमांड थी, वर्किंग आवर्स की डिमांड थी, उसके लिए तीसरा उसी ईयर में 1918 में ही, यानी 1916 में पहला, देन 1918 में 2 किए गए थे, खेड़ा और गुजरात। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के आने के बाद उनके पहले मूवमेंट्स जो थे वो कहाँ कहाँ देखने में आए, या उनके जो फर्स्ट मूवमेंट्स थे सत्याग्रह के, नॉन वायलेंट मेथड से जो उन्होंने किसानों को सक्सेस दिलाई, या छोटी सी जो सक्सेस रेजिस्टेंस की ब्रिटिशर्स की उन्होंने जो दिलाई, वो कहाँ कहाँ देखने में आता है, ठीक है। तो चंपारण, देन खेड़ा एंड गुजरात, गांधी जी के आने के बाद उनके पहले 3 सत्याग्रह मूवमेंट की जो हम बात करें वो यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद यानी कि 1918 के बाद कुछ और जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हुए, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुई ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर जिसको हम आज का टर्की, या टर्की हम जिस एरिया को देखते हैं, सबसे पहले मुस्लिम रिलीजन की जो सीट थी वो टर्की था, यानी विश्व गुरु उस समय मुस्लिम रिलीजन का जिस देश को माना जाता था वो टर्की था, जिसको खलीफा या खलीफत बोला जाता था। खलीफत इसको इंग्लिश में ब्रिटिशर्स बोलते थे खलीफत, यानी कि द सीट ऑफ मुस्लिम गुरु, और इसको खलीफा बेसिकली हिंदुस्तान, या हम बात करें खलीफा की अगर हम बात करें खलीफा, तो खलीफा यानी कि द लीडर ऑफ मुस्लिम रिलीजन, तो खलीफा या खिलाफत पहला हुआ। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड कंट्रीज के द्वारा जापान, जर्मनी और जो टर्की, ऑटोमन टर्क्स की जो हार हुई, उसके बाद मुस्लिम गुरु या इस्तांबुल या टर्की के जो किंग को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और उसी के खिलाफ जो दुनिया भर के मुस्लिम थे उन्होंने आवाज़ उठाई, और इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि इस रिलीजियस फैक्टर के ऊपर कि वो विश्व जो मुस्लिम रिलीजन है उनके गुरु माना जाती है, उस सीट को, उसके लीडर को या राजा को छोड़ दिया जाए। यही डिमांड्स जो थी इंडिया में भी मुस्लिम्स ने करी, और इसी डिमांड्स को लेकर एक मूवमेंट जो चलाया वो थे अली ब्रदर्स, जिन्हें हम पढ़ते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अली ब्रदर्स ने बेसिकली खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। खिलाफत मूवमेंट मतलब कि खलीफा की आज़ादी। ऑल्दो दिस इवेंट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, बट खिलाफत मूवमेंट एज अ पॉइंट इमरजेंस हुआ गांधी जी के लिए कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम्स को सपोर्ट किया जाए इंडियंस के द्वारा, ताकि इंडियंस का एक रेजिस्टेंट कॉमन क्रिएट किया जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, यानी हिंदू मुस्लिम को जोड़कर ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट में खड़ा करना है। तो खिलाफत मूवमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई, और इसी खिलाफत मूवमेंट को जोड़ा गया भारत के एक आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन के लिए, जिसको हम असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के रूप में पढ़ते हैं। क्लियर?
तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में हम इस जो सेक्शन को हम देख रहे हैं उसमें खिलाफत कमेटी या जो क्वेश्चन आता है कि खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम, तो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। दिस वाज एन एजिटेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स अलाइड विद द इंडियन नेशनलिज्म इन द ईयर्स फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। पर्पस वाज टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट to preserve the authority of Ottoman Sultan as Caliph and Islam following the breakup of Ottoman Empire at the end of the war। तो जो खलीफत थे या जो खलीफा जो थे उनको छोड़ा जाए, इस्तांबुल या टर्की के किंग को छोड़ दिया जाए, ठीक है। और इसी इवेंट के बाद जो एक और सक्सेसर इवेंट हो रहा है जो उसका बहुत इंपॉर्टेंस आती है वो है रॉलेट एक्ट। एक कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया रॉलेट एक्ट 1919 में। तो मैंने जैसे बताया था कि इस चैप्टर में इवेंट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स हैं जिसको अगर आप सीक्वेंस में ही याद रखोगे तो चैप्टर ही पूरा याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1915 में गांधी जी का एडवेंट, 1916 में चंपारण का सत्याग्रह, देन 1918 में खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह, और 1918 में ही बात करेंगे तो अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल का सत्याग्रह। उसके बाद 1919 में खिलाफत मूवमेंट, ऑटोमन एम्पायर की हार, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड। देन रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज को, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पॉलिटिकल लीडर्स या क्रांतिकारी लीडर्स, इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्ट होने के नाते उठा लिया जा सकता है। ब्रिटिश पुलिस या ब्रिटिश सरकार उससे क्वेश्चन पूछ सकती है। बेसिकली इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए, बंद करने के लिए, और साथ में जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लोग इन्वॉल्व थे, लीडर्स इन्वॉल्व थे या क्रांतिकारी इन्वॉल्व हो रहे थे, उनकी एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए किसी भी आधार पर, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उठाया जा सकता था और 2 साल तक उसकी बेल या उसकी जमानत नहीं हो सकती थी, उसको 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था केवल शक के बिना पर। तो ये जो रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जब पास हुआ, लेजिस्लेशन पास्ड अ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इंपीरियल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भारत में जो थी उसने एक कानून पास किया, द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। The act allows the certain political cases to be tried without juries and permitted interment suspect without trial। यानी बिना आपको अगर पकड़ लिया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, तो उनको ना तो जज मिलेगा वकालत के लिए, ना उनको कोर्ट में कोई वकील की सुविधा मिल पाएगी, और सीधे सीधे उन पर केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, न केवल पॉलिटिकल लीडर्स को। इसी के तहत पंजाब के 2 बड़े पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको पकड़ लिया गया था, और उन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को छुड़ाने के लिए पंजाब में रैलियां निकाली जा रही थी, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जलियांवाला बाग कांड जो हम पढ़ते हैं, जो भारतीय फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, जिसके अंदर ये बताया गया कि रॉलेट एक्ट मार्च 18 1919 को रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट पास करने के अगेंस्ट में सत्याग्रह का आंदोलन आग्रह किया लोगों से, एंड 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट passed by the British। The act restricted the freedom of expression and strengthened the public police power। और इस कानून में एक चीज़ और क्या थी कि इसमें लोग अपनी आज़ादी या अपनी बातों को करने के लिए भी रैली नहीं निकाल सकते हैं, कॉमनली डिस्कस नहीं कर सकते इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की चीज़ें, या आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक थी, और पुलिस को अनडिस्क्रिमिनेट पावर दी जा रही थी। इसी इवेंट से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट इवेंट आपका आता है, जिसको हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग कांड, जिसमें जनरल डायर ने ओपन फायर किया था अमृतसर के अंदर, जो एक बगीचा है जलियांवाला बाग जिसको बोला जाता है, जहां लोग लोहड़ी मनाने आए हुए थे 13 अप्रैल को, और उन्हें एज अ मेथड ऑफ ट्रीचिंग या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के शक में आधार पर जनरल डायर ने बेगुनाहों को गोलियों के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या कॉज आता है उसको हम पढ़ेंगे। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced the other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, took place on 13 April 1919। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसका आइडिया गांधी जी के दिमाग में बहुत पहले से था, उसको कब बल मिला? इस इवेंट पे एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर, जनरल डायर जिनको ज़्यादा जाता है, ऑर्डर द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी टू फायर द राइफल्स इनटू द क्राउड ऑफ अनआर्म्ड सिविलियन इन द जलियांवाला बाग मैसेकर, और जिसके अंदर लगभग 400 से 1000 पीपल के मरने की या घायल होने की पुष्टि थी। तो जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, निर्दोषों को मारा गया सिर्फ शक के बेसिस पे जनरल डायर ने, और ये जो ओपन फायर करवाया, कहा ऐसा भी जाता है, स्टोरी एक ये भी है कि जनरल डायर के पास उस समय एक जीप कैनन गन भी थी,
यानी जीप के ऊपर एक माउंटेन तोप भी थी, वो जलियांवाला बाग के अंदर उसको नहीं ले जा पाए क्योंकि जलियांवाला बाग की एंट्रेंस एक कॉमन एंट्रेंस थी, यानी कि एक सिंगल एंट्रेंस थी और उस सिंगल एंट्रेंस का भी दरवाज़ा छोटा था। तो जो लोग अंदर थे वो अंदर ही थे, वो बाहर नहीं जा सके क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी थी और वो जीप अंदर नहीं जा पाई, वरना शायद वो और लोगों को मार डालते क्योंकि लोग लोहड़ी मनाने आए थे, फेस्टिवल मनाने आए थे। लेकिन जनरल डायर ने उनको इसीलिए मार दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग ब्रिटिश रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में हैं, अनशन कर रहे हैं और इनको मारने का मेरा अधिकार है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा ये कांड जो हुआ सो जलियांवाला बाग कांड हम कहते हैं। अब इसी कांड के और खलीफत और अलग जो इश्यूज थे उसको देखते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने पूरे भारत में लॉन्च करने का एक आइडिया निकाला। अब इसके लिए गांधी जी ने लोगों को कन्विंस ये किया कि क्यों 30 करोड़ लोगों पर केवल 30,000 ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। भारत जैसे देश में 30 करोड़ भारतवासियों पर केवल 30,000 लोग ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, हम उनके क्लर्क बने हुए हैं, हम उनके घोड़े या उनकी गाड़ियां संभालने वाले बने हुए हैं, हम उन्हें हर जगह सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो असहयोग, नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी की जो बुक थी हिंद स्वराज, क्वेश्चन आता है 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि बेसिकली ब्रिटिशर्स आर रूल ऑन अस बिकॉज they established the rule in India because the cooperation of Indian and that had survived only because of this cooperation। और शायद इसीलिए 30,000 जो ये ब्रिटिशर्स हैं जो भारत में रह रहे हैं और 30 करोड़ लोगों को रूल कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भारतीय कहीं ना कहीं इन्हें कॉपरेट कर रहे हैं इनकी डेली रूटीन लाइफ के वर्क में। ठीक है, तो अगर हम इनका वर्क करना छोड़ दें, इनके ऑफिस में जाकर इनके लिए काम करना छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं ये अपनी वर्किंग लाइफ से परेशान होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा एक मूवमेंट चलाना है जिसमें हमें असहयोग करना है, वर्क के अंदर, काम के अंदर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना। ठीक है, तो इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो उनका ये विजन था कि अगर हम उनको डेली रूटीन लाइफ में सपोर्ट ना करें, उन्हें रेजिस्ट करें अपना वर्क करने पे, तो शायद इस नॉन कोऑपरेशन को देखते हुए वो देश को छोड़ने की या देश को विड्रॉ करने की एक सोच बनाए। इसीलिए इन्होंने, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया और इसे लॉन्च करने के लिए जिस सेशन में, जिस आईएनसी के सेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया वो भी यहाँ आता है। इट इन द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, नागपुर सेशन, क्वेश्चन आता है कई बार, इन विच सेशन आईएनसी हैज अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू लॉन्च नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन इंडिया। भारत में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए किस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में डिसीजन लिया गया? तो नागपुर सेशन में इन दिसंबर 1920 रॉलेट एक्ट के बाद a compromise was worked to launch non cooperation movement with खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत यहाँ ऐड कैसे हुआ? क्योंकि खलीफत मुस्लिम से रिलेटेड इशू था और नॉन कॉर्पोरेशन भारत में लॉन्च करना था गांधी जी को, तो हिंदू मुस्लिम को एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए खिलाफत को भी सपोर्ट किया जाए, तो इसलिए नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से गांधी जी ने इसे लॉन्च किया 1920 के अंदर। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, ताकि भारत की जो आम जनता है जो पहले कभी ब्रिटिशर्स के सामने एक साथ नहीं आई, वो पहली बार किसी मास आंदोलन, किसी मास कम्युनिकेशन, किसी मास जो है मूवमेंट का पार्ट बनने जा रही थी। ठीक है, तो इसी के अंदर द मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास, और सबसे पहला ये वो मूवमेंट था जिसमें फर्स्ट टाइम इंडियन मिडिल क्लास या इंडियन आम व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया। इंडियन मिडिल क्लास इन द सिटीज, जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्लास थी, जो डेवलप्ड क्लास थी, जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिच कम्युनिटीज थी, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, उनने ब्रिटिश द्वारा चलाए जाने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर पढ़ना छोड़ा। जो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स यहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने अपना पढ़ाना आना छोड़ा। स्कूल, कॉलेजेस, हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, लीगल प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डेवलप्ड था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर जो हमारे जजेस या वकालत करने वाले वकील थे उन्होंने भी काम करना छोड़ा। द काउंसिल इलेक्शंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करवा रही थी प्रोविंस यानी राज्यों में, और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव है, जो बड़ी प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, वहाँ जो इलेक्शंस होने थे उसमें पार्टीज ने पार्टिसिपेशन करना छोड़ा, केवल मद्रास को छोड़ के। बॉयकॉटेड द मोस्ट ऑफ द प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स एंड पिकेट अप एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन द ह्यूज बॉनफायर। और मूवमेंट के दौरान अक्सर जो मूवमेंट को रेस करने के लिए या उसको दिखाने के लिए ब्रिटिश गुड्स को जलाया गया, या जो बात करें हम स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई, फॉरेन क्लोथ को जलाया गया,
शराब की दुकानों को जलाया गया और बॉयकॉट किया गया हर उस काम का जो ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ था। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड। व्यापारियों ने एक राज्य से एक जगह से दूसरी जगह पर जो ज़रूरी सामान होता था ब्रिटिशर्स को, गुड्स या जो डेली रूटीन लाइफ की चीज़ चाहिए होती उनको पहुंचाना बंद करना शुरू किया। एंड ड्यू टू द इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम मिल्स वेंट अप, और जब विदेशी कपड़ा मैनचेस्टर क्लॉथ को रेजिस्टेंस मिलने लगा तो भारतीय मिल या भारतीय उद्योगपति भी भारतीय कपड़ा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो विजन था गांधी जी का वो सही हो रहा था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रीच कितनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसकी रीच या इसकी लिमिट कितनी थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। तो अगर हम बात करें कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन की हम जब बात करें तो ये लगभग हर एक क्षेत्र में फैला, खास करके शहरों में। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर एक इवेंट ऐसे हुआ जिस इवेंट को लेकर इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गांधी जी ने जब ये मूवमेंट पीक पे था। ठीक है, चोरी चौरा कांड इसको हम बोलते हैं। चोरी चौरा गोरखपुर के अंदर एक विलेज है। 1922 में गोरखपुर के चोरी चौरा जो एक विलेज है, इसमें पुलिस का जो एक पूरा जो स्टेशन था या पुलिस की जो छावनी थी छोटी सी, उसको गांव वालों ने या विलेजर्स ने आग लगा दी, जिसमें पुलिस वाले जिंदा जल गए और मैसेकर जो है बेसिकली हो गया इनडायरेक्टली। और गांधी जी ने जिन्होंने इस मोमेंट को नॉन वायलेंट मेथड के रूप में देखा था, वहाँ ये चीज़ आकर ख़त्म हो गई। तो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बहुत अच्छे पीक पे था, लोगों का बहुत सपोर्ट था, कहीं ना कहीं उसको जो विजन था वो मिल चुका था, लेकिन गांधी जी ने इसे इसलिए उस समय विड्रॉ कर दिया क्योंकि वायलेंट मेथड गांधी जी को बिल्कुल नहीं पसंद था। और जैसे उन्होंने कॉल्ड ऑफ किया, बहुत ज़्यादा समय तक मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सका। तो 2 साल तक इस मूवमेंट को लोगों ने इस काम को किया और ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट किया। उसके बाद कुछ ऐसे अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुए 1922 के बाद, जैसा मैंने पहले से बताया चैप्टर को कि सीरीज ऑफ इवेंट है। 1922 में हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर विड्रॉ हो गया है तो अब इस मूवमेंट की आगे कैसे बात की जाएगी। तो जब ये मूवमेंट विड्रॉ हुआ उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ पर्सन थे इंटेलेक्चुअल जो चाहते थे कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट वर्क को छोड़ना गलत होगा। उस समय आईएनसी से मन मुटाव या आईएनसी के मेथड्स को सही ना मानते हुए या आईएनसी का जो दारोमदार है वो गांधी जी की तरफ जाते हुए देखते हुए 2 पर्सन्स ने अलग से अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया गया स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली स्वराज पार्टी जो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हैं, उन्होंने इसको बनाई और ये चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस या जो ब्रिटिश ने हमें जगह दी है काउंसिल्स के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, उसको लड़ा जाए पार्टी बनाकर और चेंजेस भारतीय जनता के लिए वहां से किए जाए। ठीक है, द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड आफ्टर द गया सेशन, जो कांग्रेस का गया सेशन था बिहार में, ऑफ आईएनसी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर द रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। कुछ लोगों का यह विजन था कि सरकार को रेजिस्ट करना है या लोगों के लिए अगर काम करना है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके क्यों ना किया जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में सीट्स एक्वायर करके क्यों ना किया जाए, भारत में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें गवर्नर के साथ इंडियन लीडर्स भी बैठते हैं, उनके साथ बैठकर क्यों ना किया जाए। तो इसी के चलते मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, चित्तरंजन दास जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इस पार्टी को बनाया, स्वराज पार्टी को, जो काउंसिल या पॉलिटिकल इलेक्शंस के फेवर में थी, बल्कि काउंसिल्स को छोड़कर नॉन कॉपरेशन में चले जाना सीधे उसके फेवर में नहीं थी। उसी के साथ भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को देखते हुए कि इंडियंस में अब अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, इंडियंस अब फ्रीडम की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने फिर एक यहाँ पर गेम या अपना पत्ता फेंका, एक कमीशन अपॉइंट किया, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का काम क्या था? इट अराइव्ड इन इंडिया इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड एज स्टेटरी बॉडी, कानून की तरफ से एक वैधानिक बॉडी बनाई गई, कानून पास किया गया, स्टेटरी मतलब कानून के द्वारा पास किया गया, अंडर सर जॉन साइमन, टू गिव इंडिया एज अ वॉज ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, जिसको गांधी जी ने अब पोस्ट डेटेड चेक कहकर मना कर दिया। मतलब भारत को अब डोमिनेंट स्टेटस की मांग नहीं चाहिए। 1928 में डोमिनेंट स्टेटस मतलब कि भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क तो करेंगे, लेकिन उसकी स्टिल जुरिस्डिक्शन, वो स्टिल जो काम करेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सरकमफ्रेंस में ही करेंगे। यानी इंडिया को चलाएंगे तो इंडियन लीडर्स, लेकिन उस पर टोटल मॉनिटरिंग या रेगुलेशन अभी भी किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का ही होगा। तो बेसिकली डोमिनेंट स्टेटस जो ब्रिटिश पूरा एक यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारी अपनी इंपीरियल कॉलोनीज में लागू किया हुआ था, वो इंडिया को दर्जा देने के लिए कमीशन को बुलाया जा रहा। तो गांधी जी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, वो आप हमें बहुत पहले दे सकते थे, अब इसे नहीं माना जाएगा।
लाहौर सेशन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? 1929 क्वेश्चन आता है, ईयर भी पूछा जाता है, लाहौर सेशन किस लिए जाना जाता है वो भी पूछा जाता है। दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये भी पूछा जाता है कि लाहौर सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 में किस पॉलिटिकल लीडर ने हेड किया था? तो लाहौर सेशन जो कि गांधी जी के द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लेड किया गया था, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो है अचीवमेंट हुए। पहला तो यहाँ पर भारत ने अब पूर्ण स्वराज की मांग रखी, फॉर इट इज़ लाइक कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिशर्स इंडिया से पूरी तरीके से चले जाएं और इंडिया को इंडियन लीडर्स के हाथ में ही छोड़ के जाएं, यानी पूर्ण स्वराज इज द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट और उससे जुड़े हुए सभी लोगों की। प्लस इसी दिन पर फुल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 ऑफ जनवरी 1930, और इसी दिन ये निर्णय भी लिया गया कि 26 जनवरी को 1930 के बाद से हम भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे हर साल, ठीक है। would be celebrated as the Independence Day when people were to take pledge to struggle for complete independence। और इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, क्योंकि हमें आज़ादी बहुत उस डेट के बाद मिली, तो जो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, वो इसीलिए इस डेट को हम हमारा गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इस डेट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उस समय थी कि इसे एज ए फ्रीडम मूवमेंट या नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाना था। बट क्योंकि उस हमारी फ्रीडम 15 अगस्त को फिक्स हो गई, हम उस दिन इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त के दिन, हमने इस डेट को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू किया बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ तक की तो बात हुई कि जो एक पूरा हमने पॉइंट देखा, जो एक पूरी हमने चीज़ें देखी कि 1915 से हम आज 1930 तक के एक पॉइंट पीरियड पे आए, तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हमने बात की, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 चंपारण, 18 खेड़ा एंड अहमदाबाद, देन 19 रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, देन 20 चौरी चौरा मूवमेंट जो हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ, देन 1923 स्वराज पार्टी, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू, एंड देन 1929 लाहौर सेशन, जो कि इंपॉर्टेंस रखता है। पूर्ण स्वराज की डिमांड किस सेशन में दी गई? लाहौर सेशन के अंदर दी गई। उसके बाद एक और बहुत बड़ा मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर नॉन कोऑपरेशन में भी तो स्वदेशी डिमांड की गई, सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी तो जो है बॉन फायर किया गया, स्वदेशी विदेशी कपड़ा जलाया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी की डिमांड और स्वदेशी को अपनाने की जो बात थी वो इसलिए थी ताकि ब्रिटिश गुड्स को कम यूज़ हो, ब्रिटिश गुड्स का जो मैन्युफैक्चर है भारत में जो इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश फॉरेन गुड्स को, वो कम होते जाएं और इंडियन खादी इंडस्ट्री या जो क्लोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो उसका प्रमोशन हो। यानी एक तीर से दो निशान, एक तरफ से भारत का इंपोर्ट जो है ब्रिटिश से, जो ब्रिटेन कर रहा था बेसिकली अपने माल को यहाँ लाकर बहुत ज़्यादा भाव में बेच रहा था, वो कम होता जाए और इंडियन इंडस्ट्री डेवलप होता जाए। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तो यूटिलिटी समझ में आ गई कि स्वदेशी मूवमेंट उस समय इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930, अगेन मैंने कहा था सीक्वेंस ऑफ इवेंट, 1928 के बाद हम आते हैं सिविल डिसोबीडियंट में। गांधी जी ने कुछ अपनी डिमांड्स, लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के वॉइसरॉय थे, उनको बोला कि आप हमारी कुछ डिमांड्स हैं उनको आप माने। लॉर्ड इरविन से 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी, ये 11 डिमांड्स जो है ये जानी जाती है, 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने और उन्हें कहा था कि आपको हमारी ये 11 डिमांड माननी है, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप आज़ाद करो, भारत में कुछ जो छोटे मोटे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लाइक नमक बनाने की जो इंडस्ट्री है उसको आप इंडिपेंडेंट कर दो, उस पर टैक्स मत लगाओ, हमारे जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जो एसोसिएशन बनाना है या पॉलिटिकल मीटिंग्स करना है उन्हीं पे आप फोर्सफुली उनको बंद मत करो। तो ऐसी 11 डिमांड्स लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने दी थी, जिसमें से लॉर्ड इरविन ने केवल एक डिमांड मानी और गांधी जी को कन्विंस किया कि आप आगे का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो बेसिकली कहाँ होती थी? लंदन के अंदर होती थी। बेसिकली राउंड टेबल का कोई पर्पज़ नहीं है, बेसिकली जो मीटिंग्स होती थी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिशर्स की वो लंदन में होती थी और तीनों राउंड टेबल 1930 से 1932 के बीच में हो गई। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो जो लॉर्ड इरविन थे, महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड बी यूनाइट द नेशन ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। 31 जनवरी 1930 में उन्होंने अपने दोस्त को इरविन को बोला कि इरविन मेरी 11 डिमांड्स है, या तो इनको मान ले, अदरवाइज मैं मोशन फिर से लॉन्च कर दूंगा, मैं एक नया मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा, नया आंदोलन लॉन्च कर दूंगा और इस बार बड़े लेवल पे लॉन्च करूंगा। इरविन ने उन बातों में से केवल 2 ही बातों को माना और बाकी को डिसएग्री कर दिया।
इसीलिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन नाम इसी नाम से हिंदी में आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब आपकी परमिशन के बिना अब हम कानून तोड़ेंगे। तो डिफरेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसमें यही है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में लॉज को तोड़ा जा रहा था। जो लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए थे कि इन्हें आपको नहीं तोड़ना है, बेसिकली लॉ तोड़ने का ही काम इसमें करना गया था। और जब आप लॉ तोड़ोगे तो ब्रिटिश क्या करेंगे, आपको तोड़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन में तो काम नहीं करना था, कॉपरेट नहीं करना था, लॉस को तोड़ने की बात नहीं थी। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में लॉस को तोड़ने की बात थी, ठीक है। तो द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट जैसे छोटी बेसिक आइडेंटिटी जो व्यापार करने के लिए व्यक्ति करता है या जो अर्निंग करने के लिए वो कमा रहा है, गुजरात में जैसे सॉल्ट बनता था, राजस्थान में सॉल्ट बनता था। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी यात्रा, सॉल्ट मार्च, दांडी तट पे, समुद्र, गुजरात के समुद्री जो शहर है दांडी, उस पर जाके नमक उठाने का जो उन्होंने काम किया था। बाय 78 ऑफ हिज वॉलंटियर्स, 240 माइल्स पैदल चले वो गांधी जी फ्रॉम हिज आश्रम, साबरमती आश्रम, गुजरात से, अहमदाबाद से, और कोस्टल टाउन दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल को, 24 दिन की यात्रा उन्होंने पैदल की। 6 अप्रैल को लगभग 10 माइल रोज चलते थे वो, और 6 अप्रैल को जाके उन्होंने नमक अपने हाथों में लेके नमक तोड़ा। और उसी के साथ पूरे भारत में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी द ब्रेकिंग ऑफ लॉस, विलफुल लॉस, यानी अपनी मर्जी से कानून तोड़ने का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया। और 6 अप्रैल को ही रीच्ड दांडी एंड द सेरेमोनियल वायलेटेड लॉ मैन्युफैक्चरिंग बाय बॉइलिंग सी वाटर, और नमक बनाया उन्होंने पानी को उबालकर, और नमक बनाते ही कानून टूट गया, क्योंकि नमक बनाने की अथॉरिटी ब्रिटिश के पास थी, उसको इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद गांधी इरविन पैक्ट। जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फुल फ्लैश चल रहा था, भारत के अलग अलग रीजन्स में पहुंच चुका था, असम में प्लांटेशंस में पहुंच चुका था, जो आप बात करें साउथ में तो आलूरी सीताराम राजू, वो उन्होंने ट्राइबल एरिया में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फेमस किया। देन अलग अलग जगहों पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उन्होंने टैक्सेशन ना जमा करा के लॉ ब्रेक किया। तो जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ चुका था, फैल चुका था, गांधी जी ने उसे एक बार फिर विड्रॉ किया बाय गार्वी इरविन पैक्ट। गांधी जी ने एक इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ, कुछ डिमांड्स को माना गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। कहाँ पर? लंदन में। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, गांधी जी, देन मदन मोहन मालवीय जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से इनडायरेक्टली तीनों टेबल में एक व्यक्ति ने हमेशा पार्टिसिपेट किया, वो है बी.आर. अम्बेडकर, जो कि वीकर सेक्शन या समाज की पिछड़ी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमेशा वहाँ जाते थे। क्लियर? तो ये जो रोल था यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, कि गांधी जी उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो बी.आर. अम्बेडकर वहाँ गए हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डायरेक्ट कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया है। गांधी जी इटसेल्फ सेकंड राउंड टेबल में जाने लगे थे, और उसके बाद तीनों राउंड टेबल जिस व्यक्ति ने अटेंड की थी वो थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी। अब बी.आर. अम्बेडकर जी का जिक्र हुआ है तो उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी याद करेंगे। ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर भारत की बढ़ती हुई पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखते हुए एक और गेम खेला, उन्होंने कम्युनल अवार्ड देना शुरू किया कि जो इलेक्शंस होंगे राज्यों में और नेशनल लेवल पे भारत के अंदर काउंसिल एंट्री और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्रीज में, उसमें जैसे हमने पहले किया था कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे और हिंदू हिंदू को वोट दे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड को और एक्सपेंड कर दिया। कम्युनल अवार्ड वाज मेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ऑन 16 अगस्त 1932, यानी 1935 में जो चुनाव होंगे भारत में, उसमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि लोअर कास्ट के व्यक्ति को वोट दे, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे, सिख को वोट दे, बुद्धिस्ट को वोट दे, और क्रिश्चियन को वोट दे, यानी डिवाइड एंड रूल और गहरा करना चाहते थे। गांधी जी ने इसी के खिलाफ अगेन अपना फास्ट टू द डेथ स्टार्ट किया, मरने तक उन्होंने अपना उपवास शुरू किया। बी.आर. अम्बेडकर क्योंकि इस डिमांड को मान चुके थे कम्युनल अवार्ड को, तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया 1930 में। वीकर सेक्शन की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए जो बी.आर. अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स, जो हम कहा जाता है दलित, SC ST माइनॉरिटी, SC ST बेसिकली, जिनको इक्वल राइट्स, सोशल राइट्स ही नहीं मिल रहे थे, पॉलिटिकल राइट तो बहुत दूर की बात थी, विद द महात्मा गांधी। और इसी बात पर वो महात्मा गांधी से सेकंड राउंड टेबल में अड़ गए कि हमें अलग से प्रावधान चाहिए हमारे वोटिंग इलेक्टिक राइट्स का, कन्फ्रेंसिंग बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित।
और गांधी जी ने यही बोला कि यार अंबेडकर क्या कर रहा है अम्बू, की अपने देश को पहले ही हिंदू मुस्लिम में बांट चुके हैं, अब तू भी अगर सेपरेट इलेक्टोरल मांगेगा तो हिंदू में भी हिंदू डिवाइड्स हो जाएंगे और मुस्लिम में मुस्लिम डिवाइड्स हो जाएंगे। तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में टसल हुआ, और यही टसल खत्म कब हुई, जब पूना पैक्ट, एक पूना समझौता हुआ 1932 में, जहां गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर को इस बात के लिए राजी किया कि जो नो काउंसिल्स हैं, राज्य में जो काउंसिल्स होंगी इलेक्शन की, और जो नेशनल लेवल पे जो सीट्स होंगी, वो रिजर्वेशन का प्रावधान, उनमें सीट्स रखी जाएंगी SC ST और माइनॉरिटीज़ के लिए, और इस सेगमेंट को भी गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में जोड़ने के लिए काम किया। तो गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू द डेथ अगेंस्ट सेपरेट इलेक्ट्रोड। गांधी जी ने सेपरेट इलेक्ट्रोड के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाई और बोला कि मैं तब तक इस डिमांड को नहीं मानूंगा चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। क्योंकि अम्बेडकर जी गांधी जी के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते थे, उनको कुछ आइडली मानते थे, तो उन्होंने गांधी जी का जो एक्सेप्टेंस है उसको माना, और उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन किया, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी कि लेटर नोन एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट जिनको बोला जाता है, रिजर्व सीट्स उनके लिए प्रोविंस में यानी राज्यों में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दी जाएगी। इस बात पर राजी हुए और सेपरेट इलेक्ट्रोड खत्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे ध्यान रखें, क्वेश्चंस के लिए आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पूना पैक्ट या डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इज फाउंड बाय विच पर्सन। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, इसमें से क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो हमने पूरा सीरीज ऑफ इवेंट देखा अब तक, या जो पूरी सीरीज ऑफ इवेंट हमने यहाँ देखी, इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पूरा इवेंट जो है नेशनलिज्म इन इंडिया का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। दो चीज़ें इसमें हमने ब्रॉडली जो देखी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है क्या क्या रोल रहा है अलग अलग सेगमेंट का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस कम्युनिटी का रोल रहा है, या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में किस कम्युनिटी का रोल रहा है, वो हम इसमें जाके फिर देखेंगे कि इस सेक्शन के अंदर और कितना इंपॉर्टेंटली हम आगे क्वेश्चंस के माध्यम से उसको ओवरलुक करेंगे। तो पूना पैक्ट और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, स्वराज पार्टी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, जिनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे 1915 से लेकर 1932 के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी जाने जाते हैं। मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।